डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम फर्स्ट टर्म को एनालाइज करेंगे उसमें हम ये पाएंगे कि जो यूएस और ईरान के रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। यूएस पर सैंक्शंस, ईरान पर सैंक्शंस इंपोज किए गए थे यूएस के द्वारा। फिर ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको असैसिनेट कराने में भी डोनाल्ड ट्रंप का इंपॉर्टेंट रोल था। और खबरें ये भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे 2024 में तो शायद ईरान की तरफ से असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था। हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट्स थी, इस पर कुछ ऑफिशियल नहीं आया था। लेकिन जब ये सेकेंड टर्म और ये कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा था कि ईरान के इशू को आराम से हैंडल करना होगा, क्योंकि ईरान का जो रिपरकशन है, अगर ईरान पर कुछ भी खराब होता है या सैंक्शंस इंपोज होते हैं तो उसका जो रिपरकशन है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगा, ये बियॉन्ड कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि भाई यूएस भी एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, तो अगर ईरान पर सैंक्शंस लगेंगे तो उधर भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये चीज कही गई थी, इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि शायद ईरान और यूएस के रिलेशंस उस तरीके से नहीं रहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में थे। शायद इन दोनों के बीच के जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो सकते हैं। अब इसमें खबर आ रही है, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि जो यूएस इंटेलिजेंस उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने एक सीक्रेट टीम बनाई है जहां पर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और ये जो इंजीनियर और साइंटिस्ट की सीक्रेट टीम है ये क्या कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ईरान को न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बना दी जाए। हालांकि इंटेलिजेंस का ये कहना है कि जो मेथड अपनाया जा रहा है ईरान के द्वारा, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, वो आउटडेटेड है, लेकिन तब भी इसको आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। ईरान कुछ आने वाले समय में खुद को न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्या कहा, यूएस का क्या स्टांस है, एंड ये भी चर्चा करेंगे कि जो इजराइल है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो क्यों नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। इन सब पे जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय द 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So Iran working on secret shortcut to nuclear bomb, report states Iran is developing plans for faster क्रूड ऑटोमेटिक वेपन, यूएस कंक्लूड्स। जैसे मैंने आपसे बताया कि टेंशंस का माहौल चल रहा है, ठीक है। ये भी आया कि शायद जो यूएस है वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट से शायद उन पर भी अटैक किया जा सकता है, अटैक कर सकता है। ऐसे में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, इन्होंने ये कहा कि ईरान पर तब तक ज्यादा प्रेशर या तब तक प्रेशर रहेगा। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा कि ईरान पर यूएसए तब तक प्रेशर बनाएगा जब तक वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बंद ना कर दे। अब ये जो एक्टिविटीज है ये पॉइंट किया जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन, ये जो न्यूक्लियर वेपन की कोशिश जब तक ईरान करता रहेगा तब तक यूएसए जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो है इंपोज करता रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर क्या है, सैंक्शंस, कि हार्डर जो सैंक्शंस है ये इंपोज करता रहेगा, ठीक है। हार्डर जो सैंक्शंस है ये इंपोज करता रहेगा। और इस रिपोर्ट में, इसी इंटरव्यू में ये कहा कि इसी इंटरव्यू में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि अल्टीमेटली उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। और यही इंटेलिजेंस जो एजेंसी, इन्होंने ये कहा है, जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि एक सीक्रेट टीम है जहां पर साइंटिस्ट हैं, जहां पर आपके इंजीनियर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही महीनों में ईरान के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। और इसके करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिटरेंस है वो आ सके, सो दैट कल को अगर फ्यूचर में इजरायली स्ट्राइक्स का खतरा आता है या यूएसए के स्ट्राइक्स का खतरा आता है तो जो ईरान है वो बोल सके कि भैया अगर ईरान पर अटैक होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ईरान अटैक कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। अब देखिए, जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना है, अभी भी ये मानना है कि जो ईरान है, ईरान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाए। लेकिन यह भी बोला गया है यूएस के ऑफिशियल्स के द्वारा, यूएस की अथॉरिटीज के द्वारा, कि जो ईरान है उनके पास ये नॉलेज है कि वो क्रूड न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन जो कि क्रूड है। अब क्रूड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है ये आउटडेटेड है, ठीक है, ये आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन ये इतनी स्ट्रांग होती है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके साइज के आसपास के जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते हैं। बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं रहती हैं ये जो क्रूड आपका न्यूक्लियर वेपन्स है, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं रहते तुरंत इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि इजराइल ने बोला कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, अब जो ईरान है वो बोलेगा कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ रहे हैं। इतना इमीडिएटली अटैक्स नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो क्रूड न्यूक्लियर मेथड्स हैं ये बहुत फास्ट होते हैं, इनको जल्दी से बनाया जा सकता है। क्रूड न्यूक्लियर वेपन्स को जल्दी बनाया जा सकता है, तेजी से बनाया जा सकता है, इनको तेजी से टेस्ट किया जा सकता है। एंड इसके बाद क्या हो कि ईरान ये कह दे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन्स चाहे वो कम इंटेंसिटी के हों, ज्यादा इंटेंसिटी के हों, इससे मैटर नहीं करता है। न्यूक्लियर अगर टर्म आ गया ना वेपन्स में, मिसाइल्स में, अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल ऐड हो गई है तो एक पैनिक मच जाता है।
ठीक है। तो अगर ये बोल के जैसे ईरान ने क्रूड न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जल्दी जल्दी टेस्ट किए, जल्दी से बनाए, जल्दी से टेस्ट किए, कह दिया कि न्यूक्लियर आज से जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो इजराइल को अगर अटैक करना हो, यूएसए को कुछ अगर प्रेशर देना हो, तो ये सोचा जाएगा कि हाँ यार उनके पास ठीक है बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स है, तो जो डिटरेंट है जो डिटरेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। डिटरेंट का मतलब ये होता है भैया कि अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भी आप पर अटैक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरा जो देश है वो अटैक नहीं करता है। यही स्टैंस भारत का भी रहा था जब 1998 में, मई 1998 में हमने दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, हमने यही कहा था कि भाई हम अपने डिटरेंट के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास हमारे जो पड़ोसी है कौन है, चाइना है, पाकिस्तान है, अब बांग्लादेश भी है, वो भी जो है क्लोज टू चाइना हो चुका है, वहां भी एक्सट्रीमिज्म आ चुका है। तो हमें चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए वी नीड डिटरेंस एंड दैट डिटरेंस इज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, क्लियर हो गया क्लियर हो गया। और साथ में ही अगर हम बात करें तो अभी यूएसए और यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो आपके प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, ये यूएसए में गए हुए हैं, दोनों की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको रोका जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी फोर्स। तो इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। साथ ही साथ क्या हुआ है कि एक तो ये तो इशू चल रहा है, अगर ईरान की साइड से ये देखा जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने में बड़ी तेजी चल रही, तो फिर ये हो सकता है आप ये मान के चलो कि यूएस और ईरान के रिलेशंस वापस से फर्स्ट टर्म की तरह हो जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट टर्म में ईरान था और अभी जो ईरान है, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म था तब ईरान की जो कंडीशन थी और अभी जो ईरान है इसमें डिफरेंस है। पहली बात तो जो पावर है, जो इंटरनल पावर वो चेंज हो चुकी है और अभी जो प्रेसिडेंट है ईरान के वो एक रिफॉर्मिस्ट है। वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान में जो इकोनॉमिक संकट है इससे ईरान को बाहर लेके आना है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे, प्लस ईरान के जो रिलेशंस हैं वो और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अच्छे हो रहे हैं, अरब स्टेट्स के साथ अच्छे हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आपका सऊदी अरेबिया, जब 2016-17 में डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म था तब ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन 2023 में चाइना की वजह से जो डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर हुए हैं, तो ऐसे में जो ईरान है वो सऊदी के साथ भी अपने रिलेशंस को रिस्टोर कर रहा है। उस तरीके की हॉस्टाइल एटीट्यूड भी नहीं है, इंटरनली जो पॉलिटिक्स है ईरान की वो नहीं है कि भाई यूएसए के साथ हमें रिलेशंस अपने खराब करने हैं। जो अभी दावोस में दावोस में समिट हुआ, फोरम हुआ, उसमें भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यही कहे कि ट्रंप जो है वो फोकस्ड होके सीरियसली जो है वो ईरान को टैकल करेंगे। ठीक है, यही बात आपके जो ईरान के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही बात बोली कि जो ईरान है वो अपने अच्छे रिलेशंस चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, इकोनॉमिक हेल्प चाहता है, इकोनॉमी जो क्राइसिस है वो ईरान में उससे बाहर लाना चाहते हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट, जो अभी नए प्रेसिडेंट बने। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या जो सेगमेंट्स है बता रहे हैं कि ईरान और यूएस के रिलेशन जो है वो ठीक हो सकते हैं इस टर्म में। लेकिन वही है कि अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और अगर ये देखा जाएगा यूएस के द्वारा कि जो ईरान है वो इस तरीके के कुछ मेथड्स अपना रहा है, तो शायद ये रिलेशंस वापस से टेंशंस, इनके बीच में जो रिलेशंस है वो वापस में टेंशंस, उन रिलेशंस में वापस से टेंशंस आ सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस पर ईरान का क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इन सब के बाद जो है ये चीजें डिसाइड होंगी। अब एक जो स्टैटिक क्वेश्चन भी है वो ये है कि यूएसए एंड ईरान क्यों नहीं चाहते हैं, सॉरी यूएसए एंड इजराइल क्यों नहीं चाहते हैं कि ईरान एक आपका न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाए। अब देखिए इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, बोथ कंट्रीज बिलीव दैट अ न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान वुड पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी का एंगल हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बढ़ सकता है मिडिल ईस्ट में। साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंस है, चाहे हम यूएसए की बात कर लें, चाहे हम सऊदी की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, इस इन्फ्लुएंस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। तो इस वजह से जो कंसर्न्स हैं, चाहे हम मिलिटेंट, हाँ ये भी बोला जाता है कि जो ईरान है वो कई मिलिटेंट ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है, चाहे हमास की बात कर लें, चाहे हिजबुल्लाह की बात कर लें, हम हाउदी रेबल्स की बात कर लें। तो इन सब कंसर्न्स की वजह से जो यूएसए है, जो ईरान है, इवन जो सऊदी है, वो नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री ईरान बने। तो पहला रीजन ये है, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है कि भैया जो रीजनल पावर बैलेंस है ये बिगड़ सकता है। आज की डेट में अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो आपको कोई भी कंट्री नहीं दिखेगी जिसके पास आपके न्यूक्लियर वेपन्स है। इजराइल का अगर हम केस लें तो इजराइल ने ये ऑफिशियली नहीं बोला है, इजराइल ने ये ऑफिशियली नहीं बोला है कि उनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स है। इजराइल का स्टांस ये रहता है कि इजराइल कभी भी पहला देश नहीं बनेगा, पहली कंट्री नहीं बनेगी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करेगा मिडिल ईस्ट में।
तो अगर हम आज की डेट में बात करें तो शायद इजराइल एकमात्र कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हालांकि इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है और ऑफिशियली डिनाई भी नहीं किया है। ये नहीं बोला कि हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं बोला कि हमारे पास है, बस ये बोला है कि हम पहले देश नहीं होंगे जो इंट्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियर वेपन्स मिडिल ईस्ट में। तो अगर ईरान के पास ईरान का है आपका, ठीक है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये जो रीजनल बैलेंस बना हुआ है ये इंपैक्ट करेगा कि नहीं, ये इंपैक्ट करेगा कि नहीं। तो इस वजह से ये पहला रीजन है कि जो इजराइल है, अब इजराइल कहलाया, इजराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट आया यूएसए, तो इस वजह से ये रीजनल बैलेंस को बिगड़ना नहीं देना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। पहला रीजन ये हो गया। फिर जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, जो यूएसए के एलाइज हैं, चाहे इजराइल की बात कर लें, चाहे सऊदी अरेबिया की बात कर लें, इनका इन्फ्लुएंस हैम्पर हो सकता है। अगर कल को ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये पूरी की पूरी डायनेमिक्स बदल सकती है। जो यूएसए के एलाइज हैं, इनका जो डोमिनेंस है, इनका जो से है, ये कम हो सकता है, क्योंकि एक थ्रेट आ जाएगा भाई कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर कल को हम ईरान पर अटैक करने की बात करते हैं, ठीक है, कल को अगर इजराइल बोलता है कि मुझे ईरान पर अटैक करना है, तो इजराइल 50 बार सोचेगा। इजराइल 50 बार सोचेगा अटैक करने में और शायद ना ही करे, क्योंकि उसको पता है कि भैया ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और कल को कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स अगर छोड़ दी तो पूरा का पूरा रीजन जो है खत्म हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये पहला, दूसरा रीजन ये है। तीसरा भैया, ऑयल मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि ईरान के आसपास आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करता है ईरान। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो शायद वो उसके थ्रेट करके जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं या जो ट्रेड हो रहा है, ऑयल ट्रेड हो रहा है, उसको जो है वो हैम्पर कर सकता है, उसको जो है वो डिसरप्ट कर सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यूएसए और जो इजराइल है वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। सो रीजनल पावर बैलेंस, इन्फ्लुएंस ओवर मिडिल ईस्टर्न एलाइज एंड इंपैक्ट ऑन ऑयल मार्केट्स। अब जो ईरान की हॉस्टिलिटी, अब सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं, जो ईरान की हॉस्टिलिटी है इजराइल की तरफ, ईरान का स्टांस ये है, ठीक है, कि भैया इजराइल को नक्शे से हटाना है, नक्शे से मिटा देना है। तो ये जो हॉस्टिलिटी है, अब अगर कल को ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, तो अगर कल को ये न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल पर छोड़ते हैं तो क्या होगा? तो इजराइल तो ठीक है नक्शे से गायब होगा, ईरान पर भी फिर रिटेलिएशन होगा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो रीजन है यही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये बड़ा मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, जो हॉस्टिलिटी एटीट्यूड है ईरान का टुवर्ड्स इजराइल, ठीक है। फिर ये बोला जाता है कि ईरान जो है, हालांकि ये जो आपका दावोस में समिट हुआ, इसमें क्लियरली ईरान ने बोला है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि ईरान किसी भी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हमें पता है कि बैकडोर के थ्रू ईरान कई सारी मिलिटेंट्स को जो है वो सपोर्ट करता है, चाहे हम हमास की बात कर लें, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात कर लें, या हम हाउदी रेबल्स की बात कर लें। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये मिलिटेंट ग्रुप्स को भी ये जो टेक्नोलॉजी है दे सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इजराइल के तो खतरनाक होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इजराइल के एलाइज हैं या जो ईरान कि जो इस रीजन में आपको कोई अगर थ्रेट होगा या कोई कंट्री से अच्छे रिलेशंस नहीं बन रहे, तो इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो ईरान है इस्तेमाल कर सकता है इन थ्रेटनिंग दैट कंट्री। एंड वो सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, क्योंकि सऊदी और ईरान के भी बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, ठीक है, दोनों के हिस्टोरिक रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये रीजन हो गया। फिर है फिर क्या है आपका कि भैया अब अगर ये होगा कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो भैया एक रेस लग जाएगी। इजराइल भी फिर ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि भाई अभी क्या चल रहा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में एक रेस है कि मुस्लिम वर्ल्ड का या मुस्लिम कंट्रीज का लीडर कौन है। सऊदी अरेबिया खुद को लीडर प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, और ईरान जो है इसको कट करता है। ईरान कहता है कि नहीं, सऊदी अरेबिया रीजनल लीडर नहीं है मुस्लिम कंट्रीज का। देखो इस वजह से जब भी सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशंस बेटर होने लगते हैं, जैसे आपका आईमेक हुआ, आईमेक क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20 में बात हुई थी कि ये ऑपरेशनल होगा। अब इसको ऑपरेशनल करने के लिए सऊदी अरेबिया और इजराइल में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए थे। अब ये जैसे ही थोड़े से स्मूथ हो रहे थे, क्या हुआ, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया इजराइल पर। जैसे ही अटैक किया, इजराइल ने भी रिटेलिएट करा। तो अब जब रिटेलिएट किया, गाजा स्ट्राइक पर इतनी डिस्ट्रक्शन करी इजराइल ने, तो क्या इस पोजीशन में सऊदी अरेबिया जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड
का लीडर कहता है, क्या वो इस पोजीशन में इजराइल के साथ रिलेशंस बना सकता है? तो ये जो ट्रायंगुलर चल रहा है या जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है बिटवीन इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आएगा तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो जाएगी। तो ये पूरे के पूरे रीजन में जो है डिस्ट्रक्शन आ सकता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं इनके कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। अब इनके पास आएगा तो हो सकता है उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी टेक्नोलॉजी पहुंच जाए, और अगर उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो शायद वो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ट्रांसफर ना करते। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं, इसके वजह से इजराइल, यूएसए और भी जो मिडिल ईस्टर्न में कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रखते, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। इस वजह से डिप्लोमेटिकली जब ईरान का जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है, जब वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, तो क्या अपनाया रास्ता इजराइल और यूएसए ने कि भाई इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करो, इनकी मिलिट्री साइट्स या न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करो, क्योंकि इनको लगा यही एक ऑप्शन है जिससे जो है ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन्स से रोक सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इजराइल और यूएसए नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। लेकिन अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कही गई है, अगर ये सही होता है, इस पे कुछ ऑफिशियल या कुछ स्टेटमेंट आता है, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सेकंड टर्म में यूएसए और ईरान के रिलेशंस इवॉल्व करेंगे। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।